Hello beta, welcome to physics class. Beta, in my last video I have given you basic information about capacitance. तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैपेसिटेंस को हम बेसिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैपेसिटेंस का बेसिक मीनिंग क्या होता है, कैपेसिटेंस का जनरल मीनिंग क्या होता है। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कंडक्टर्स का सिस्टम होगा तो हम कंडक्टर्स के सिस्टम में ज़्यादा अमाउंट में चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक प्लेट होगी और उसके पास हम किसी इंसुलेटेड मेटालिक प्लेट को रखेंगे तो उस कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। इसका मीनिंग फर्स्ट प्लेट का अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस कम करना है तो उसके पास आपको एक कंडक्टर रखना पड़ेगा। इसका मीनिंग अगर आपको नंबर 1 पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटालिक प्लेट का पोटेंशियल कम करना है तो आपको उसके पास एक सेम नेचर की इंसुलेटेड मेटालिक प्लेट रखनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा और तो हम उसके बाद उस सिस्टम पे एक्स्ट्रा चार्ज स्टोर कर सकते हैं और कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब आपको ये क्लियर हो गया है कि कैपेसिटेंस का जनरल मीनिंग क्या है। तो अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो अब चेक करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर कैसे बनेगा, उसकी कैपेसिटेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम बनाएंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। अब स्फेरिकल कैपेसिटर कैसे बनेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटालिक स्फीयर एंड नेगेटिवली चार्ज्ड मेटालिक स्फीयर। तो अब हम एक स्फीयर लेंगे जिसपे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब हम दो कंसेंट्रिक स्फीयर लेंगे बेटा यहाँ पर। अब हम यहाँ पर दो कंसेंट्रिक स्फीयर लेंगे, सेंटर O है, इसका रेडियस A है। तो अब अगला स्फीयर कैसा होगा, उस पे चार्ज कैसा होगा, उसके इनर सरफेस पे चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। उसके इनर सरफेस पे चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और उसके आउटर सरफेस को हम अर्थिंग से कनेक्ट कर देंगे, उसके आउटर सरफेस को हम अर्थिंग से कनेक्ट कर देंगे। हमने इनर स्फीयर को चार्ज कैसा दिया, +Q। तो इंडक्शन से इसके आउटर स्फीयर के इनर सरफेस पे, आउटर स्फीयर के इनर सरफेस पे इंडक्शन से चार्ज कैसा बनेगा, -Q। और आउटर स्फीयर के आउटर सरफेस पे जो +Q बनेगा वो अर्थ में आपका डिसॉल्व हो जाएगा। तो अब सबसे पहले आपने क्या किया, आपने एक मेटालिक स्फीयर लिया जिसका रेडियस A था, आपने इसको चार्ज किया, आपने इसके ऊपर चार्ज कितना दिया, +Q। फिर आपने इसको किसके अंदर रखा, आपने इसको एक स्फेरिकल शेल के अंदर रखा। अब स्फेरिकल शेल का जो इनर सरफेस है वो इंडक्शन की वजह से -Q कैरी करेगा। अब इसके बैक सरफेस पे, इसके फार सरफेस पे, इसके आउटर सरफेस पे, स्फेरिकल शेल के आउटर सरफेस पे +Q बनेगा। अब हमें कॉम्बिनेशन बनाना है +Q -Q का। तो ये वाला +Q आपका अर्थिंग की वजह से यहां से रिमूव हो जाएगा, यहां से डिसअपियर हो जाएगा। तो अब हमारे पास कॉम्बिनेशन आ चुका है +Q और -Q का, +Q और -Q का। तो अब जो आपका स्फेरिकल शेल है उसका रेडियस क्या है, B है। अब स्फेरिकल शेल का रेडियस क्या है बेटा, B है। तो अब चेक करते हैं कि जो आपका स्फेरिकल शेल है वो अर्थिंग से कनेक्ट है, तो यहां पर पोटेंशियल क्या बनेगा, स्फेरिकल शेल का 0 बनेगा। तो हमें यहाँ पर स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल क्या लेना है, 0, क्योंकि ये अर्थिंग से कनेक्ट है। अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है बेटा, पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 0, पोटेंशियल ऑफ अर्थ इक्वल टू 0। तो अब हमें इस कॉम्बिनेशन में फाइंड आउट करना है कि कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या बने, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आएगी। तो अब चेक करते हैं बेटा कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस A, मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस A का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें कितना मिलेगा, दैट इज KQ/A। और इस स्फीयर पे पोटेंशियल बनाने वाले आपके दो चार्जेस हैं, दैट इज +Q और -Q। तो +Q का पोटेंशियल कितना आ रहा है,
इनर स्फीयर पे, दैट इज के क्यू अपॉन ए। तो माइनस क्यू का पोटेंशियल कितना आएगा इनर स्फीयर पे, दैट इज माइनस के क्यू अपॉन बी। तो आप चेक कर सकते हैं माइनस साइन किसकी वजह से आया, ड्यू टू माइनस कैपिटल क्यू। तो अब हमें पोटेंशियल मिल चुका है दोनों स्फीयर्स का, हमें पोटेंशियल मिल चुका है दोनों स्फीयर्स का। आप चेक कर लो ध्यान से, पोटेंशियल एट इनर स्फीयर कितना है बेटा, पोटेंशियल एट इनर स्फीयर के क्यू अपॉन ए माइनस के क्यू अपॉन बी, और पोटेंशियल एट आउटर स्फेरिकल शेल दैट इज जीरो। तो अगर आप पोटेंशियल निकालोगे आउटर स्फीयर का, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर जीरो ही मिलेगा। अगर आपको फाइंड आउट करना तो फाइंड आउट करके देख लो, नो इश्यू। तो सबसे पहले चेक करना कि आउटर स्फीयर पे, आउटर स्फेरिकल शेल पे पोटेंशियल प्लस क्यू का कितना आएगा, प्लस के क्यू अपॉन बी। हम डिस्टेंस कहां से लेंगे, सेंटर से लेंगे। हम क्या एज्यूम करेंगे, प्लस क्यू कहां पर है, प्लस क्यू आपका सेंटर पे कंसंट्रेट कर रहा है, तो डिस्टेंस क्या आएगा, बी आ जाएगा। अब माइनस क्यू का पोटेंशियल क्या आएगा, माइनस क्यू अपॉन बी। तो बोलो नेट पोटेंशियल क्या बनेगा, कहां पर, outer surface of spherical shell, that is zero. Now tell me potential difference VA minus VB, and it is equal to KQ upon A minus KQ upon B minus 0। तो अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल चुका है, हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। अब कैपेसिटेंस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसके लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा कैपेसिटेंस का, कि चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस के क्यू अपॉन ए माइनस के क्यू अपॉन बी। तो अब चेक करो बेटा, C इक्वल टू क्यू अपॉन के क्यू कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। क्यू से क्यू कैंसिल, के की वैल्यू क्या रखोगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी, और ये आंसर आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन B minus A upon AB. Now capacitance is equal to 4 pi epsilon naught AB upon B minus A. Now this is capacitance of spherical capacitor. तो अगर हमें रेडियस गिवन होगी इन दोनों मेटालिक स्फेरिकल बॉडी की, तो हम इस कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम इस कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ गया किसका, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर का, तो ये तो बेटा आपने कैपेसिटेंस निकाला स्फेरिकल कैपेसिटर का। अब अगर हमारे पास कैपेसिटर प्लेट वाला होगा जिसमें पैरेलल प्लेट्स होंगी, तो उसका कैपेसिटेंस हम कैसे निकालेंगे वो भी हम चेक करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आप चेक कर सकते हो कि अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है, और स्फेरिकल कैपेसिटर में अगर हमारे पास इनर स्फीयर रेडियस ए कैरी कर रहा है, अगर इनर स्फीयर रेडियस ए कैरी कर रहा है, और जो आपका आउटर स्फीयर है वो अगर इंफिनिटी पे है, अगर उसका रेडियस इनफाइनाइट है, तो भी हम कैपेसिटेंस का आंसर निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको स्पेशल केस क्या बताया स्फेरिकल कैपेसिटर में, कि अगर B आपका इनफाइनाइट है, अगर आपका आउटर स्फेरिकल शेल इनफिनिटी पे है, तो अगर आपका आउटर स्फेरिकल शेल इनफिनिटी पे है, तो उस केस में B आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, तो B अगर इनफाइनाइट हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल आएगा, इट इज के क्यू अपॉन ए माइनस के क्यू अपॉन इंफिनिटी। तो ये वैल्यू आएगी के क्यू अपॉन ए आ जाएगी, दैट इज के क्यू अपॉन
ए। तो उस केस में कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या बनेगा, उस केस में कैपेसिटेंस के फार्मूले में क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 अपॉन a, and it become 4 pi epsilon naught a, it become 4 pi epsilon naught a। तो ये स्पेशल केस कब होगा, जब आपका नंबर 2 स्फीयर, जब आपका आउटर स्फेरिकल शेल कहाँ होगा, इंफिनिटी पे होगा, जब वो इंफिनिटी पे होगा। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि आउटर स्फेरिकल शेल आपका इंफिनिटी पे है, तो उस केस में कैपेसिटेंस का क्या आंसर आएगा, उस केस में कैपेसिटेंस का क्या आंसर आएगा। तो इस केस को हम बोल देते हैं इट इज capacitance of isolated metallic sphere, it is capacitance of isolated metallic sphere। तो बेटा हमने दूसरा स्फीयर कहाँ एज्यूम कर लिया, इंफिनिटी पे। तो अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अब हमारा अगला टॉपिक क्या है बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बेटा ध्यान से देखना, अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमारे पास अगर दो मेटालिक प्लेट हैं और एक पे चार्ज कैसा है प्लस क्यू और दूसरी पे चार्ज कैसा है माइनस क्यू, दूसरी पे चार्ज कैसा है माइनस क्यू, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन है, हमारे पास कॉम्बिनेशन आ चुका है किसका, पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक प्लेट का और नेगेटिवली चार्ज मेटालिक प्लेट का, और ये कॉम्बिनेशन किसके इक्विवेलेंट होगा, दिस कॉम्बिनेशन इज इक्विवेलेंट टू कैपेसिटर, दिस कॉम्बिनेशन इज इक्विवेलेंट टू कैपेसिटर। अगर आपको इस प्लेट पे चार्ज को लंबे टाइम तक स्टे कराना है तो आपको इस प्लेट के पास में एक इंसुलेटेड मेटालिक प्लेट को रखना पड़ेगा, फिर जिससे इंडक्शन से उसके नियर फेस में नेगेटिव बनेगा और फार फेस पे क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, और पॉजिटिव को हम अर्थिंग के थ्रू रिमूव कर देंगे। तो फिर हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनेगा उस कॉम्बिनेशन में एक प्लेट कैसी होगी, पॉजिटिव, दूसरी प्लेट कैसी होगी, नेगेटिव। नाउ चेक करो बेटा, अब ये अगर पॉजिटिव साइन कैरी कर रहा है और ये नेगेटिव साइन कैरी कर रहा है, तो कंडक्टर नंबर 1 आपका पॉजिटिव है और कंडक्टर नंबर 2 आपका नेगेटिव है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसे मूव करेंगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी कैसे निकलेंगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो दोनों आपकी मेटालिक प्लेट्स थिन हैं, दोनों का एरिया सेम है, both having same area A, both having same area A, और इन दोनों के बीच में सेपरेशन कैसा है, वेरी वेरी स्मॉलर, सेपरेशन कैसा है, वेरी वेरी स्मॉलर। both plates are very near to each other, they are placed very close to each other, they are placed very close to each other। तो एक प्लेट पे साइन कैसा है, पॉजिटिव है, और एक प्लेट पे साइन कैसा है बेटा, नेगेटिव है। तो अब हमें इस कॉम्बिनेशन के अंदर कैपेसिटी को फाइंड आउट करना है। हम अब यहां पर इस कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो बेटा आप ये बिल्कुल फिक्स कर लो माइंड में, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो यूनिफॉर्म बनेगी, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी यूनिफॉर्म बनेगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस टाइप की एनर्जी कैरी करेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैरी करेंगी, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में कौन सी एनर्जी आपकी कंडेंस होकर रहेगी, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में कौन सी एनर्जी कंडेंस हो चुकी है, बिल्कुल, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब सबसे पहले आप ये चेक करना बेटा कि हमारे पास यहाँ पर इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस मिलेंगी वो हमें यूनिफॉर्म मिलेंगी। तो अगर ये दोनों प्लेट्स बहुत पास पास में होंगी, अगर ये दोनों प्लेट्स आपकी बहुत पास पास में होंगी तो क्या होगा, तो अगर ये दोनों प्लेट्स आपकी बहुत पास पास में होंगी तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमें
जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस मिलेंगी वो कैसी होंगी, स्ट्रॉन्गर होंगी और यूनिफॉर्म होंगी, स्ट्रॉन्गर होंगी और यूनिफॉर्म होंगी। जो आपके प्लेट्स के एजेस हैं वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बनेंगी उनको हम इग्नोर कर देंगे, उनको हम इग्नोर कर देंगे। तो जहां पर आपको लाइंस में बेंडिंग मिलेगी उन लाइंस को आप इग्नोर कर दोगे। हमें सिर्फ लाइंस वो लेनी है जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होंगी, जो बिल्कुल पैरेलल होंगी। तो हमें एजेस वाली लाइंस को इग्नोर करना है, क्योंकि अगर आप एजेस वाली लाइन लोगे तो ये लाइंस आपकी यूनिफॉर्म नहीं होंगी। तो हमें इन दोनों प्लेट्स के बीच में अगर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को लेना है, हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को लेना है, तो हमें इन एजेस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को इग्नोर करना पड़ेगा। तो हम एजेस पे से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को नहीं लेंगे। ठीक है बेटा। तो अब हमारे पास दो मेटालिक प्लेट हैं, एक पे चार्ज पॉजिटिव एक पे चार्ज नेगेटिव, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है, दोनों के बीच का सेपरेशन स्मॉल डी है। तो हम यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं कि यहाँ पर कितनी कैपेसिटी बनेगी चार्ज को होल्ड करने की। तो कैपेसिटी चेक करते हैं कैसे मिलेगी। अब चेक करके बताओ, अगर ये थिन प्लेट नंबर 1 है, अगर ये कंडक्टर नंबर 1 है, तो कंडक्टर नंबर 1 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होंगी वो बेटा कैसी होंगी, वो कैसी होंगी, आउटवर्ड होंगी। ये पॉजिटिव साइन कैरी कर रही है प्लेट, तो इसकी लाइंस कैसी होंगी, आउटवर्ड होंगी। आउटवर्ड होंगी तो उसका जो फार्मूला बनेगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो फार्मूला क्या बनेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस आई कैप। अब चेक करो, जो नंबर 2 प्लेट है वो कैसी है, वो नेगेटिव है, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बनेंगी वो कैसी बनेंगी, वो वैल्यू क्या कैरी करेंगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन कैसी आएगी, प्लस आई कैप। चेक करो, जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसी होंगी, इनवर्ड होंगी। तो अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इनवर्ड होंगी तो ये लाइंस आपकी किसके अलोंग जा रही हैं, प्लस आई कैप के अलोंग जा रही हैं। ये लाइंस अगर आपकी प्लस आई कैप के अलोंग जा रही हैं तो हमें E2 की डायरेक्शन कहां लेनी है, हमें E2 की डायरेक्शन इस स्पेस के अंदर लेनी है। स्पेस कौन सा, स्पेस बिटवीन प्लेट 1 एंड प्लेट 2, स्पेस बिटवीन कंडक्टर 1 एंड कंडक्टर 2। तो कई बार बच्चों को डाउट आता है माइंड में कि ये जो E2 है ये हम यहां ले सकते हैं या यहां ले सकते हैं। हमें सिर्फ E1 E2 की डायरेक्शन कहां लेनी है, स्पेस बिटवीन प्लेट 1 एंड प्लेट 2। तो हमें इस स्पेस के अंदर E1 E2 की डायरेक्शन लेनी है। तो हमें अब E2 की डायरेक्शन यहां कैसे मिल रही है, अलोंग प्लस आई कैप, और इसी स्पेस में हमें E1 की डायरेक्शन कहां मिल रही है, अलोंग प्लस आई कैप। तो ये बेटा मैग्नीट्यूड है। तो कई सारे बच्चे इसको नेगेटिव रखते हैं, नहीं, हमें इसको नेगेटिव नहीं रखना, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो हम यहाँ मोड लगाएंगे, तो मोड का मीनिंग क्या है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। तो E2 की वैल्यू क्या आएगी, E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। तो अब चेक करके बताओ कि स्पेसिंग बिटवीन फर्स्ट कंडक्टर एंड सेकंड कंडक्टर में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2 एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई कैप, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई कैप। तो बेटा ये हमें कंप्लीट आइडिया मिल चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन कंडक्टर 1 एंड कंडक्टर 2 का। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला मालूम है, दैट इज टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन बिटवीन टू कंडक्टर्स, तो आपको मालूम होगा जब आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला रिलेशन निकाला था किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ, तो वहां हमें फॉर्मूला मिला था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सेपरेशन बिटवीन टू कंडक्टर्स। तो अब चेक करते हैं बेटा, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल आ रहा है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन बिटवीन प्लेट 1 एंड प्लेट 2।
तो अब पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल आएगा, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा हमने यहाँ इसका मैग्नीट्यूड लिया है, यहाँ मैंने कहीं एरो मार्क नहीं की, हमने सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिया है, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है। तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो नेगेटिव साइन आपका हट जाएगा, नेगेटिव साइन आपका हट जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा अपॉन कौन सा नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन आपका हट जाएगा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बनेगा किसका, E2 का आंसर। तो टोटल फील्ड का आंसर क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां भी एक माइनस साइन होता है, वो भी आपका रिमूव हो जाएगा, कि हम सिर्फ क्या ले रहे हैं, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। नाउ चेक करो बेटा, सिग्मा का फार्मूला चार्ज अपॉन एरिया into separation D. Now formula of capacitance, charge upon potential difference. Now charge upon potential difference, charge upon potential difference, Q से Q cancel, now it becomes epsilon naught A upon D, it becomes epsilon naught A upon D। अब आप चेक कर लो बेटा, अब आप चेक कर लो कि कैपेसिटेंस का क्या फार्मूला आया है। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इसका मीनिंग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रही है, एरिया ऑफ टू कंडक्टर्स and separation between two conductors and nature of medium between two conductors, nature of medium between two conductors। तो अब ये आपको क्लियर हो चुका है कि जो कैपेसिटेंस आई है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो तीनों फैक्टर हमें लिखने पड़ेंगे, आपको नोट करना है कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। तो आपको लिखना पड़ेगा ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। हम लिखते हैं अब इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या है, ये हमारे पास वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। नाउ C प्रोपोर्शनल टू A, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन टू कंडक्टर्स। नाउ C प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम। तो ये तीन फैक्टर हैं बेटा जिन पे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड करेगी एरिया पे, एरिया पे, सेपरेशन बिटवीन टू कंडक्टर्स पे, और नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू कंडक्टर्स, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू कंडक्टर्स। तो बेटा आप चेक करते हैं कि ये डिपेंडेंस क्या क्या चेंजेस लेके आएगी कैपेसिटेंस की वैल्यू में, कैपेसिटेंस की वैल्यू में। तो अगर प्लेट्स का एरिया ज्यादा होगा, अगर प्लेट्स का एरिया ज्यादा हुआ कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, अगर प्लेट्स का एरिया ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। और अगर प्लेट्स के बीच में, अगर दो कंडक्टर्स के बीच में सेपरेशन इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगी। तो अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन ज्यादा हो जाएगा, अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन ज्यादा हो जाएगा तो नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल आपकी, नेगेटिव पोटेंशियल आपकी यहां पर इस प्लेट की पोटेंशियल को कम नहीं कर पाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर ये वाली प्लेट फर्स्ट प्लेट से दूर चली जाएगी तो फर्स्ट प्लेट के अराउंड पोटेंशियल आपका ज्यादा हो जाएगा, पोटेंशियल आपका ज्यादा हो जाएगा। उससे क्या होगा, ये चार्ज किसी भी टाइम यहां से लीक हो सकता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है उनके बीच का अट्रैक्शन कम कब होगा, जब ये वाली प्लेट आपकी नंबर 1 प्लेट से दूर चली जाएगी। तो अगर नेगेटिवली चार्ज प्लेट आपकी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से दूर हो जाएगी तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, फिर किसी भी टाइम आपका ये पॉजिटिव चार्ज यहां से लीक हो सकता है। तो इसका मीनिंग यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करने वाली कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से कैपेसिटेंस भी कम हो जाएगा। तो अगर इनके बीच में सेपरेशन कम होगा तो पॉजिटिव आपका नेगेटिव के साथ अट्रैक्शन के थ्रू यहां मेंटेन रहेगा, यहां स्टे करेगा लंबे टाइम तक। अब अगर ये प्लेट आपकी दूर हो जाएगी तो यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने कम किया था
वो पोटेंशियल डिफरेंस आपका लेस वैल्यू में नहीं रहेगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस आपका इंक्रीज करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो नेगेटिव चार्जेस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अब यहां पर अपना इफेक्ट ज्यादा शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये वाली प्लेट आपकी अब दूर जा रही है, तो जिसकी वजह से अब इस प्लेट के अराउंड पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, और उससे क्या होगा, ये चार्ज किसी भी टाइम यहां से लीक हो सकता है। तो अगर आप नॉर्मल वे से बताओगे तो ये बताओगे कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का अट्रैक्शन आपको मेंटेन रखना है, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन आपको कम रखना है। तो अगर सेपरेशन ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा। तो अगर ज्यादा एरिया है तो चार्जेस को स्पेस ज्यादा मिलेगा, तो ज्यादा अमाउंट में चार्जेस आपके यहाँ पर डिपॉजिट हो सकते हैं। तो मोर एरिया, मोर स्पेस फॉर डिपोजिशन ऑफ चार्जेस, मोर विल बी द कैपेसिटी। नाउ मोर space between two plates, it means less will be the capacity. So less space between two plates, more will be the capacity. Then after nature of medium, तो अगर आपका मीडियम इन दोनों प्लेट्स के बीच में इंसुलेटेड एयर का है, ड्राई एयर का है, तो अगर मीडियम आपका ड्राई एयर वाला है, अगर मीडियम आपका इंसुलेटेड एयर का है, अगर मीडियम आपका डाइलेक्ट्रिक एयर का है, तो कैपेसिटेंस आपकी बनी रहेगी, कैपेसिटेंस आपकी बनी रहेगी। मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच में ड्राई एयर होगी, इन दोनों प्लेट्स के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक एयर होगी, इन दोनों प्लेट्स के बीच में अगर इंसुलेटेड एयर होगी, तो ये चार्ज आपका कभी भी यहां से लीक नहीं होगा। तो इसका मीनिंग हमें इन दोनों कंडक्टर्स को डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखना है, हमें इन दोनों कंडक्टर्स को डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखना है। और एयर भी कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई एयर, जिसके अंदर आयंस नहीं होने चाहिए। तो अगर एयर में आयनाइजेशन होगा तो एयर आपकी इंसुलेटेड नहीं रहेगी, एयर आपकी डाइलेक्ट्रिक नहीं रहेगी। तो ड्राई एयर मीडियम अगर होगा तो चार्ज लंबे टाइम तक स्टे करेगा। तो अब चेक करो, हमने यहाँ पर मीडियम कैसा लिया है, ड्राई एयर का लिया है। मीनिंग ऑफ एप्सिलॉन नॉट, दैट इज एयर मीडियम, दैट इज एयर मीडियम, और फ्री स्पेस, इसका मीनिंग ऑफ एप्सिलॉन नॉट कि दोनों प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस के अंदर किसी भी टाइप के आयंस प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल फ्री स्पेस है। सो दैट फ्री स्पेस विल कैरी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और परमिटिविटी ऑफ एयर मीडियम। तो यहां पर जो परमिटिविटी है वो किसकी है, ड्राई एयर की है। सो दैट इज एप्सिलॉन नॉट, तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि अगर हमारे पास इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो स्पेस है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वाला होगा, तो चार्जेस आपके लंबे टाइम तक स्टे करेंगे। तो अब यहां चेक करो कि अगर आप इन दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करोगे तो C की वैल्यू क्या आएगी, C इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D, C इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D। एप्सिलॉन के साथ मैंने क्या लगाया बेटा, m लगा दिया। दैट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम अदर देन एयर, तो ये मीडियम अगर हम डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज होगा। तो चेक करो, अगर हम इन दोनों प्लेट्स के बीच में पेपर फिल कर देंगे, तो पेपर आपका इंसुलेटेड मटेरियल है, पेपर आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो पेपर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो आपका एयर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से ज्यादा होगा। तो मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं कि अगर आप इन दोनों प्लेट्स के बीच में पेपर फिल कर दोगे तो पेपर आपका इंसुलेटेड मटेरियल है, पेपर आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो पेपर फिल करने से क्या होगा, कैपेसिटेंस आपकी इंक्रीज होगी। तो कैपेसिटेंस ऑफ पेपर मीडियम इज मोर देन कैपेसिटेंस ऑफ एयर मीडियम, क्योंकि अगर आप पेपर फिल करोगे तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट आपका किससे रिप्लेस हो जाएगा, एप्सिलॉन m से रिप्लेस हो जाएगा। एप्सिलॉन m का मीनिंग इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ पेपर मीडियम। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ पेपर मीडियम इज मोर देन इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर मीडियम। तो जो पेपर का जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है
वो एयर के इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी से ज्यादा है। तो एप्सिलॉन ऑफ पेपर मीडियम इज मोर देन एप्सिलॉन ऑफ एयर मीडियम। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप मीडियम चेंज करोगे, अगर आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम को स्ट्रॉन्ग बनाओगे किसके बीच में, कंडक्टर 1 कंडक्टर 2 के बीच में, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि एप्सिलॉन आर और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब चेक करो यहां पर एप्सिलॉन m किसके इक्वल आएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब बोलो कि अब किसी और मीडियम का अगर हमें निकालना है कैपेसिटेंस, तो क्या आंसर आएगा, कैपेसिटेंस इन पेपर मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन m a अपॉन d। अब एप्सिलॉन m को हटाओ, एप्सिलॉन नॉट के डी ए अपॉन डी। अब चेक करके बताओ बेटा, अब चेक करके बताओ कैपेसिटेंस आपका कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है। तो कैपेसिटेंस आपका अब के डी टाइम्स इंक्रीज हो चुका है, आप चेक कर सकते हो। कैपेसिटेंस आपका अब के डी टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। जो कैपेसिटेंस आपका एयर में था, जो कैपेसिटेंस आपका एयर में था वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दैट इज फाइनल कैपेसिटेंस ऑफ पेपर मीडियम, दैट इज फाइनल कैपेसिटेंस ऑफ पेपर मीडियम। तो बेटा अब अगर आप मीडियम चेंज करोगे तो कैपेसिटर का नेम भी चेंज हो जाएगा। अगर आप इन दोनों प्लेट्स के बीच में पेपर फिल करोगे तो कैपेसिटर को किस नेम से बुलाओगे, पेपर कैपेसिटर। तो अगर आप इन दोनों प्लेट्स के बीच में, अगर आप इन दोनों प्लेट्स के बीच में पेपर फिल करोगे, अगर आप दोनों कंडक्टर्स के बीच में पेपर फिल करोगे तो कैपेसिटर आपका किस नेम से फेमस होगा, पेपर कैपेसिटर के नेम से फेमस होगा। तो अगर मीडियम पेपर वाला होगा तो कैपेसिटर का नेम क्या होगा, कैपेसिटर इज नोन एज पेपर कैपेसिटर, कैपेसिटर इज नोन एज पेपर कैपेसिटर। अगर माइका फिल करोगे तो इसको बोलेंगे माइका कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर। और अगर ग्लास फिल करोगे तो इसको बोलेंगे ग्लास कैपेसिटर। और अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल करोगे तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स। तो मीडियम के बेस पे हम कैपेसिटर्स को क्लासिफाई करेंगे। जैसा मीडियम होगा वैसा ही कैपेसिटर का नेम हो जाएगा, जैसा मीडियम होगा वैसा ही कैपेसिटर का नेम हो जाएगा। तो अब सर्किट्स के अंदर कैपेसिटर का सिंबल क्या बनेगा, सर्किट रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगी, इसकी वो भी चेक कर लेते हैं बेटा कि सर्किट के अंदर हम कैपेसिटर को कैसे शो करेंगे। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर हम कैपेसिटर को शो कैसे करेंगे, दैट इज सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर। तो ये सिंबल होता है आपका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर का। दो वर्टिकल लाइन और दोनों वर्टिकल लाइन के दो टर्मिनल होंगे, टर्मिनल ए टर्मिनल बी। सो दीज टू आर टू कंडक्टर्स, प्लेट 1 plate 2 separated by small distance d. So this is symbolic representation of capacitor in electrical or electronic circuits. तो अब इस symbolic representation को अगर हम प्रॉपर वे से अगर हम इसको शो करेंगे तो कैसे शो करेंगे, दो वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और दोनों के टर्मिनल हम ऐसे बाहर शो कर देंगे। तो ये आपका जो कैपेसिटर मैंने यहां ड्रॉ किया है इसकी कैपेसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। इसकी कैपेसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। अगर आप इस कैपेसिटर के ऊपर इस टाइप से लाइन ड्रॉ करोगे, अगर आप इस कैपेसिटर के ऊपर इस टाइप से लाइन ड्रॉ करोगे, अगर आप इस कैपेसिटर के ऊपर इस टाइप से एरो को ड्रॉ कर दोगे तो यहां पर जो कैपेसिटेंस होगी वो वेरिएबल हो जाएगी। तो इसको बोलेंगे वेरिएबल कैपेसिटर, इसको बोलेंगे कांस्टेंट कैपेसिटी वाला कैपेसिटर। दैट इज कांस्टेंट कैपेसिटी वाला कैपेसिटर एंड दिस इज वेरिएबल कैपेसिटेंस कैपेसिटर, दिस इज वेरिएबल कैपेसिटेंस कैपेसिटर। तो अगर हमें कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वेरी करके दिखाना है तो हम उसकी दोनों प्लेट्स पे ऐसे क्रॉस एरो लगा देंगे एंड दैट इज वेरिएबल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एंड दिस इज कांस्टेंट कैपेसिटी कैपेसिटर, कांस्टेंट कैपेसिटी कैपेसिटर। तो
तो अब आपको ये क्लियर हो गया है कि कैपेसिटेंस का फार्मूला पैरेलल प्लेट वाले केस में क्या होगा बेटा। कैपेसिटेंस का फार्मूला पैरेलल प्लेट वाले केस में क्या होगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। C equal to epsilon naught A upon D. It means C depends on size. C depends on size, separation between two conductors, and nature of medium between two conductors। इसका मीनिंग C आपका डिपेंड करेगा डायमेंशंस पे। C आपका डिपेंड करेगा डायमेंशंस पे कि प्लेट्स का एरिया कितना है और प्लेट्स के बीच में कितना सेपरेशन है, दैट इज dimensions of capacitor। So capacitance depends on dimension of capacitor। तो कैपेसिटर का डायमेंशन क्या है, उस पे आपका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा। नाउ नेचर ऑफ मीडियम मैंने डिस्कस कर ही लिया कि जितना आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल स्ट्रॉन्गर होगा प्लेट्स के बीच में, उतनी ज्यादा कैपेसिटी होगी आपकी कैपेसिटर की। तो कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है तो प्लेट्स के बीच में बिल्कुल ड्राई एयर होनी चाहिए, प्लेट्स के बीच में आपका इंसुलेटेड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होना चाहिए। तो आपने देखा होगा जो फैन में कंडेंसर लगा होता है उसका जो कवर होता है सिलेंड्रिकल व्हाइट कलर का होता है। तो सिलेंड्रिकल व्हाइट कवर के अंदर आपकी जो एयर डेंसिटी होती है बिल्कुल मिनिमम होती है। तो हम इन दोनों प्लेट्स को हमेशा वैक्यूम में रखेंगे, हम इन दोनों प्लेट्स को हमेशा ऐसे एरिया में रखेंगे जहां पर एयर डेंसिटी मिनिमम होगी। तो हम इन दोनों प्लेट्स को एक क्लोज वैक्यूम कंटेनर में रखेंगे जहां पर एयर डेंसिटी बिल्कुल मिनिमम होगी। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है बेटा, इस पे बिल्कुल फोकस करना है आपको, ठीक है। अब हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर का क्या फार्मूला आया था कैपेसिटेंस का, वो चेक करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। ये आंसर आया था स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का। अब अगर जो B और A है, अगर ये नियरली इक्वल है, B और A आपके नियरली इक्वल हैं, तो B माइनस A क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉलर, दैट इज D। तो बेटा अगर हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर दोनों स्फीयर्स, इनर और आउटर स्फीयर नियरली सेम रेडियस कैरी करेंगे, तो B माइनस A कैसा आएगा, वेरी वेरी स्मॉलर, दैट इज D। तो दोनों की रेडियस में अगर बहुत कम डिफरेंस है तो B माइनस A क्या होगा, स्मॉल d। और ऊपर जो A और B हैं ये दोनों नियरली इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हमें फार्मूला मिलेगा स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस के लिए, क्या फार्मूला मिलेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन डी। अब चेक करके बताओ स्फेरिकल कैपेसिटेंस में ये 4 पाई ए स्क्वायर का मीनिंग क्या है, दैट इज सरफेस एरिया। तो अब हम स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के फॉर्मूले को पैरेलल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के फॉर्मूले के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो अगर हम दोनों स्फीयर्स के बीच का सेपरेशन काफी कम लेंगे, दोनों स्फीयर्स अगर बहुत पास में होंगे, तो अगर उनका रेडियस बहुत पास में होगा तो B माइनस ए क्या आएगा, D आएगा, और 4 पाई ए स्क्वायर क्या होगा, सरफेस एरिया हो जाएगा। तो हमें जो आंसर मिलेगा कैपेसिटेंस का, वो आंसर बिल्कुल पैरेलल प्लेट के कैपेसिटेंस के इक्वल मिलेगा। इसका मीनिंग हम ये चेक कर सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी वाला जो हमें आंसर मिला किसमें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस में, ये सेम फार्मूला हमें स्फेरिकल
कैपेसिटर में कब मिलेगा? जब दोनों स्फीयर्स का रेडियस पास पास में होगा और दोनों स्फीयर्स के रेडियस का डिफरेंस क्या होगा? वेरी वेरी स्मॉलर होगा, d होगा। तो हम b माइनस a को d कर देंगे और a भी बहुत नजदीक है, तो a और b नियरली इक्वेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर 4 पाई a स्क्वायर का मीनिंग क्या है? दैट इज सरफेस एरिया। तो हमारा जो फार्मूला आएगा स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का, वो बिल्कुल मैच करेगा किसके साथ? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इस टाइप से बेटा हमने कंपैरिजन कर लिया किसका? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसके साथ? स्फेरिकल कैपेसिटर के साथ, स्फेरिकल कैपेसिटर के साथ। तो इस टाइप से हमने बेटा आज ये डिस्कस किया है, तो इसको आप प्रॉपर वे से